नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एनडीटीवी में 65% से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ गौतम अडानी जो है वो ओनर बन चुके हैं और ऐसे में एनडीटीवी को कैसे चलाया जाएगा, गौतम अडानी के हाथ में आने के बाद एनडीटीवी किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसे लेकर सभी के अंदर बड़ी जिज्ञासा थी और इस जिज्ञासा से कई सारे सवाल उत्पन्न हुए थे और इन सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहे थे, जिसका तोड़ इंडिया टुडे की ग्रुप ने निकाला और गौतम अडानी का इंटरव्यू उन्होंने लिया, जिसमें उन्होंने कई सारे ऐसे अहम सवाल पूछे जो लोगों के मन में उनके एनडीटीवी के ओनर बनते ही उत्पन्न हुए थे। कोरोना संकट के दौरान उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति में जोरदार इजाफा हुआ था। पिछले एक साल में उनकी कंपनियों के मार्केट कैप खूब बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब होने के कारण भी कई सारे आरोप लगे। इन सब के बीच इंडिया टुडे टीवी ने गौतम अडानी के साथ खास बातचीत की। इंडिया टुडे समूह के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज जो है चेंगप्पा ने गौतम अडानी से तमाम वो सवाल पूछे जो इस वक्त चर्चाए में थे। गौतम अडानी ने सहजता से एक एक सवाल के जो जवाब है उन्होंने दिए, जिसमें सबसे अहम जो सवाल था वो ये था कि आखिर एनडीटीवी की ओनरशिप मिल जाने के बाद एनडीटीवी को किस तरीके से चलाया जाएगा। आपको बता दें कि राज ने उनसे पूछा कि क्या आप एनडीटीवी में भी अपने बाकी उद्योग की तरह हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप संपादकीय आजादी को कैसे तय करेंगे। इसके जवाब में अडानी ने अपनी तरफ से ऐसी चीज कही जिसे सुनकर सबको काफी अच्छा लगा और लोग इस स्टेटमेंट की तारीफ कर रहे हैं। गौतम अडानी ने कहा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीटीवी विश्वसनीय, स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क रहेगा। मैनेजमेंट और संपादकीय में हमेशा एक लक्ष्मण रेखा रहेगी। हम चाहे तो इस पर लंबी बहस कर सकते हैं, जैसा कई और कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि वक्त के साथ ये साफ हो जाएगा, तो हमें थोड़ा वक्त दे। गौतम अडानी ने कहा कि हमारे लिए 2022 कई वजहों से खास था। हमारा अडानी विल्मर का आईपीओ सफल रहा और इसके साथ अडानी विल्मर हमारे समूह की 7वीं लिस्टेड कंपनी जो है वो बन गई। उन्होंने कहा कि हम अब बिजनेस मॉडल के तहत कंपनी को शुरू करते हैं, फिर कंपनी को मुनाफे के लायक बनाते और तब जाकर उसे शेयर बाजार में लिस्ट कराते हैं। ये आईपीओ भी उसी का उदाहरण है। तो साफ तौर पर एनडीटीवी किस तरीके से चलाया जाएगा, जैसे उन्होंने कहा कि एक लक्ष्मण रेखा हम मेंटेन करेंगे, इस पर लंबी बहस की जा सकती है, लेकिन उन्होंने बहस नहीं की। उन्होंने कहा कि जब समय आप देंगे, समय के साथ जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट आप देख पाएंगे, क्योंकि 65% से ज्यादा की हिस्सेदारी मिलने के साथ ही अडानी जो है वो एनडीटीवी के ओनर बन गए थे। पहले उनकी हिस्सेदारी कुछ 29 पॉइंट समथिंग थी, उसके बाद फिर उन्होंने ओपन मार्केट में शेयर डाले, शेयर्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिली, क्योंकि अडानी के हाथों में एनडीटीवी जो आने वाला था, काफी उछाल देखने के लिए मिला। उसके बाद एनडीटीवी के फाउंडर प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने भी अपने शेयर्स अडानी को बेचने का आप कह सकते हैं कि ऑफर जो है दिया। एक म्यूचुअल बातचीत हुई और इस ऑफर में 2020 में जितने शेयर्स के दाम थे उससे 10 गुना ज्यादा, तकरीबन 800 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है गौतम अडानी द्वारा एनडीटीवी के फाउंडर्स रॉयस को किया गया, जिसके बाद पूरे 65% से ज्यादा की हिस्सेदारी गौतम अडानी को एनडीटीवी मिल गई और जाहिर सी बात है कि वो एनडीटीवी के ओनर बन गया। अब उन्होंने बताया कि एनडीटीवी किस तरीके से एक न्यूट्रल जो है चैनल के तौर पर काम करेगा, जो स्वतंत्र भी रहेगा और साथ ही साथ एक लक्ष्मण रेखा की दायरा जो है उसे भी बनाए रखने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इसके बाद उनसे यह भी सवाल किया गया कि आप उन आलोचकों को क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि आपकी जबरदस्त कामयाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। तो उन्होंने जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैं एक ही प्रदेश से आते हैं, इसीलिए मुझ पर ऐसे निराधार आरोप लगाना आसान हो जाता है। मैं अपने औद्योगिक सफर को 4 भागों में बांट सकता हूँ। कई लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा सफर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब से शुरू हुआ, जब उन्होंने जो है एग्जिम पॉलिसी को बढ़ावा दिया था और पहली बार कई चीजें OGL लिस्ट में आई।
इससे मेरा एक्सपोर्ट हाउस शुरू हुआ। अगर वो ना होते तो मेरी शुरुआत ऐसी ना होती। दूसरा मौका 1991 में आया जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार शुरू किए। मेरे साथ बहुत लोगों को इसका फायदा हुआ। इस बारे में पहले ही बहुत लिखा जा चुका है। तीसरा मौका 1995 में आया जब केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब तक सिर्फ मुंबई से दिल्ली तक का NH8 ही विकसित हुआ था। उनकी दूरदर्शिता और पॉलिसी के बदलाव ने मुझे मुंड्रा पर अपना पहला पोर्ट बनाने का मौका दिया। चौथा मौका 2001 में आया जब गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की दिशा दिखाई। उनकी नीतियों से गुजरात में आर्थिक बदलाव के साथ अब विकसित क्षेत्रों का भी विकास हुआ। इससे उद्योग और रोजगार का काफी भारी भरकम विकास हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही चीज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे खिलाफ ऐसी बातें हैं बोली जाती है, ये सब निराधार है और हमारी प्रगति के खिलाफ पक्षपात है। सच तो यह है कि हमारी सफलता किसी एक की वजह से नहीं, 3 दशकों से कई सरकारों की नीति के बदलाव की वजह से। इसके बाद उनसे सवाल किया जाता है, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बनने तक देखा, क्या आप उनसे नेतृत्व के तरीके पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक प्रगतिशील नेतृत्व दिया है। उनकी नीतियों ने हर भारतीय की जिंदगी में बदलाव किया। उनकी कोशिश से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ सामाजिक विकास भी हुआ है। उनकी नीतियों से देश में औद्योगिक और आर्थिक विकास हुआ है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने व्यापक और उत्पादन के नए मौके बनाए और लाखों लोगों को रोजगार दिया। प्रधानमंत्री जी ने खेती और देश के अविकसित क्षेत्रों को भी प्रगति पथ पर डाला। स्वच्छ भारत, जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आयुष्मान भारत ने देश के परिवर्तन की नई दिशा दिखाई। आपके हिसाब से उन्होंने पूछा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है और आपको इससे अगले साल में कैसे बढ़ते हुए देखें। जवाब में उन्होंने कहा कि आजादी के 75 सालों में से 58 साल लगे $1 ट्रिलियन GDP के लिए, 12 साल में 2 ट्रिलियन और सिर्फ 5 सालों में 3 ट्रिलियन। लेकिन अब जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले दशक में हर 12 से 18 महीने में हम GDP में $1 ट्रिलियन जोड़ेंगे। मैं भारत की प्रगति और समृद्धि के लिए बहुत आशावादी हूँ। 2050 तक भारत में 160 करोड़ युवा होंगे। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मध्य वर्गीय जनसंख्या होगी। यह सब देश को प्रगति की दिशा में ले जाते हुए भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देगा। यह शताब्दी भारत की प्रगति की है। उसके बाद उनसे आखिर में पूछा गया, बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना लगता है कि 2023 में वैश्विक मंदी आएगी, आपको ऐसा क्या लगता है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं बहुत ही आशावादी हूं और कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। पहले भी ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान भारत में आर्थिक संकट की बात कही थी, लेकिन भारत ने इसे गलत साबित किया। मैं आशा करता हूं कि अगला बजट इन सब का ध्यान रखेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देकर इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करके भारत पहले से ज्यादा और भी ज्यादा मजबूत बनेगा। तो अब देखिए कि किस तरीके से कई सारे अहम सवाल थे। जैसा कि हमने आपको कहा कि जैसे ही उन्होंने NDTV की ओनरशिप हासिल की, कई तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट निकल कर आए। लोगों के अंदर जिज्ञासा जागी, जिज्ञासा से सवाल जन्मे और सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे थे। और इंडिया टुडे की ग्रुप ने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अदानी से बातचीत की। इस दौरान कई सवाल पूछे गए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हो। खास जो सवाल था NDTV से जुड़ा था और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस नए सफर की शुरुआत वो करेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि धीरज और समय की जरूरत है। जब समय रहेगा और इसके साथ इस पर बहस की नहीं बल्कि काम देखने की जरूरत है, और वो समय के साथ ही देखने के लिए मिलेगा। यानी थोड़ा वक्त दीजिए और NDTV किस तरीके से काम करेगा ये आप आने वाले लॉन्ग रन में देख पाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अदानी के इस बयान की तारीफ भी की जा रही है। लोग काफी खुश भी है किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, सारी चीजें बोल रहे हैं, बता रहे हैं। NDTV को लेकर भी उनकी क्या एक विचारधारणा है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।